Welcome students. In this video, we are going to discuss another school test for class 10th. This paper was conducted by Bhavan Vidyalaya Chandigarh and RM Classes is providing you with the video solution of the paper. Time allowed was 3 hours and maximum marks 80. And there were 5 sections, section A, B, C, D and E. So let's start our discussion with section A, which consists 20 questions of 1 mark each. First question is the ratio of LCM and HCF of least composite number and the least prime number. अच्छा, least composite number क्या होता है? That is 4 and least prime number that is 2. अच्छा, इनका LCM क्या होगा? 4. HCF क्या होगा? 2. अब रेशियो किसकी चाहिए? LCM and HCF means 4:2, which is 2:1. तो option B was correct. Next, question number 2. The maximum number of zeros of a cubic polynomial can have is or are. Maximum number of zeros क्या हो सकती है cubic polynomial की? That is 3. Cubic है. Next, third one. If one zero of the polynomial f of x equals to this is reciprocal of the other, then k is equal to. अब वो कहते हैं 1 0 of this polynomial is reciprocal of other. k की वैल्यू चाहिए. अब k कहाँ पे? कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर में. क्या यूज करोगे? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स. अब कौन सा रिलेशन यूज करें? वो कहते हैं 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर. एक अल्फा है तो दूसरी क्या है? 1 बाय अल्फा. कौन सा रिलेशनशिप दिख रहा है? यूज होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. पता है तुम्हें? दैट इज 1. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आता कहां से है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ये दे रखा था 1 के इक्वल, तो 4k इक्वल्स टू k स्क्वायर प्लस 4 मीन्स k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इक्वल्स टू 0. तो k माइनस 2 होल स्क्वायर इज 0. तो k की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास? 2. ऑप्शन ए इज correct. Next, question number 4. One equation of a pair of dependent linear equations is this. The second equation is. अब dependent linear equations का pair क्या condition satisfy करते हैं? a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2. Infinitely many solutions. ठीक है, वही केस होता है. अब a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 चेक करना था. चलो ऑप्शन ए के साथ देखें. -5 by 10 a1 by a2 ये आया. b1 by b2 7 by 14 ये आया. 1 by 2 ये -1 by 2. क्या ये इक्वल है? यही इक्वल नहीं है तो ए तो नहीं हो सकता. चलो बी ट्राई करते हैं. -5 by -10. नेक्स्ट 7 by -14 ये तो आ रहा है 1 by 2. ये क्या आ रहा है? -1 by 2. ये भी नहीं हुआ. चल सी पार्ट -5 by -10. नेक्स्ट 7 by 14. अब ध्यान से देखो जरा. अब ax प्लस बी वाई प्लस सी इसको इधर लेके आओगे तो क्या बन जाएगा? -5x प्लस 7y माइनस 2 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे क्या आया? -2 by 4. ये दोनों तो इक्वल आए बट ये इक्वल नहीं है. यहाँ पे साइन क्या है? नेगेटिव. तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता. चलो तो फिर ऑप्शन कौन सा बचा? डी. और चेक कर सकते हो यही आंसर था. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन्स दिस एंड दिस coincide. अब coincident lines means कौन से solutions? Infinitely many solutions. Same condition. a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2. अब a1 by a2 5 by 15, b1 by b2 7 by 21, c1 by c2 -3 by -k अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे. अब ये तो पता है 1 by 3. ये भी क्या है? 1 by 3. तो 1 by 3 इक्वल्स टू 3 by k आ रहा है तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 9. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. इफ 2 is a root of the equation x square plus bx plus 12 equals to 0 and the equation x square plus bx plus q equals to 0
हैज इक्वल रूट्स देन क्यू इज, क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। अब पता क्या है, 2 इसका रूट है, अगर 2 इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह 2 रख देते हैं, 2 स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 12 इक्वल्स टू 0, तो 2b प्लस 4 प्लस 12 16 इक्वल्स टू 0, तो p की वैल्यू क्या आ गई, -8, यही आई। अब कुछ बच्चे तो यहाँ पे -8 टिक कर देंगे, अरे आगे भी तो पढ़ो, वैल्यू किसकी पूछी है, q की। द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस q इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स। अब इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं, मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे क्या होगा, 0। यहाँ पे b की जगह तो b ही है, b की वैल्यू क्या आई, -8 स्क्वायर -4, a की जगह a तो 1 है एंड c इज q, ये इक्वल्स टू 0, तो 8 स्क्वायर इज 64 इक्वल्स टू 4q, तो q की वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारे पास, 16, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Next, question number 7. The equation x square plus 1 raised to the power 2 minus x square equals to 0 has 4 real roots, 2 real roots, no real roots और 1 real root. अब कैसे करें, देखें, एक तरीका तो था कि मैं इसको ओपन करती फिर उसके बाद चेक करती। एक बात बताओ, ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो है, फैक्टराइजेशन तो दिख रही थी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, तो या तो ये 0 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अच्छा, क्या इसके रूट्स आ रहे हैं तुम्हारे पास, चेक करना डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या आया, बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 4 a इज 1 c इज 1 माइनस 4 -3, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, लेस देन 0। इस केस में तो नो रियल रूट। अच्छा, इस केस में देख लेते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट b इज -1 स्क्वायर -4 a इज 1 c इज 1, यहाँ पे भी -3 नेगेटिव, तो यहाँ पे भी नो रियल रूट, तो कहीं रूट तो आया ही नहीं, तो आंसर इज नो रियल रूट्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8. For an equation ax square plus bx plus c equals to 0 to have real and distinct roots, which of the following is correct? Real and distinct roots के लिए कंडीशन क्या आती है, discriminant should be strictly greater than 0. Discriminant क्या आते हैं, b square minus 4ac, तो ऑप्शन b is correct. Next, question number 9. वो कहते हैं xy is drawn parallel to the base BC of a triangle ABC, cutting AB at x and AC at y. बना लेते हैं, से ये एक ट्राइंगल है ABC, xy is drawn parallel to base BC, चलो बना ली एक लाइन parallel to base BC, cutting AB at x and AC at y. If AB is 4 times bx, ये लेंथ bx का क्या है 4 टाइम्स, मतलब अगर ये x है तो ये कितना है 4x। अब yc दे दिया दैट इज 2 और ay पूछ लिया, अब ये कैसे फाइंड करें, एक बात बताओ, ये x है ये 4x है, तो ये कितना है 3x ना, तो तुम्हें ax by xb रेशो मिल गई, ax by xb रेशो क्या थी 3/1। अच्छा, ये रेशो किसके इक्वल होगी, ay by yc, रीजन ये और ये लाइन पैरेलल है, क्या यूज किया तुमने, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो 3/1 yc कितना था 2, ay निकालना है तो ay कितना आ जाएगा 6, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, 10th one. If triangle ABC and triangle DEF are similar such that 2 times AB equals to DE and BC is 8, then EF is. अब triangle ABC is similar to triangle DEF. अब AB by DE ये रेशो दे दी उसने, that is 1:2, तो बाकी सबकी रेशोज भी क्या होंगी 1:2। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, सेम रेशो में सिमिलर ट्राइंगल्स की। तो अब हमें क्या चाहिए, EF पे जाना है, पता क्या है BC, तो BC बाय EF भी क्या होगा 1:2। अब लेंथ कौन सी पता है BC, दैट इज 8, तो 8 बाय EF इज इक्वल टू 1/2, तो EF क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 16, राइट। On to question number 11. Question is,
if the distance between the points A 2 comma minus 2 and B minus 1 comma x, A है तुम्हारे पास 2 comma minus 2 and B is minus 1 comma x, और ये डिस्टेंस दे दिया 5 यूनिट्स, देन द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करें? डिस्टेंस तो पता है, क्या यूज करोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 x माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5। तो ये क्या बन गया? माइनस 3 होल स्क्वायर 9, ये क्या बन गया? x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब स्क्वेयरिंग बहुत साइड कर दूं, ये बन गया 25। तो x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 16। अच्छा, किसका स्क्वायर होता है 16? प्लस माइनस 4 का। तो x प्लस 2 क्या होगा? या तो प्लस 4 या फिर माइनस 4। तो x प्लस 2 इज 4, तो x इज 2, और अगर x प्लस 2 हुआ माइनस 4 तो x इज माइनस 6। अब देखें ऑप्शंस में तो सिर्फ और सिर्फ क्या था? 2, तो ऑप्शन ए इज correct. Next, question number 12. If the coordinates of one end of a diameter of a circle are 2, 3 and the coordinates of its center are minus 2, 5, then the coordinates of the other end of the diameter are. ये एक सर्कल है, ठीक है। अब से ये ले लिया मैंने डायमीटर। अब वो कहते हैं वन एंड के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है माइनस 2, 5, और इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। नहीं पता, लेट बी ए एंड बी, ठीक है। अब मुझे क्या पता है? ये वाला पॉइंट डायमीटर का कैसा पॉइंट है? मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? x1 प्लस x2 बाई 2, तो 2 प्लस a बाई 2 किसके इक्वल है? माइनस 2 के। y1 प्लस y2 बाई 2, तो 3 प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू 3। अब देखें, सॉरी, इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे क्या आया? 2 प्लस ए इक्वल्स टू माइनस 4, तो a इज माइनस 6। 3 प्लस b इज इक्वल टू 10, तो b इज 7, तो माइनस 6, 7, विच इज ऑप्शन ए, राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13. The distance of point A 2, 4 from x-axis is. अब x-axis से डिस्टेंस कौन सा कोऑर्डिनेट देगा? y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट कितना है? 4 यूनिट्स, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इफ tan 3x plus 30 degree equals to 1, then the value of x will be. tan 3x plus 30 degree दे रखा है, किसके इक्वल? 1 के। अच्छा, tan किस एंगल पे 1 होता है? tan 45 डिग्री पे। तो इसका मतलब 3x प्लस 30 किसके इक्वल होगा? 45 डिग्री। तो फिर 3x इज इक्वल टू 15 डिग्री, तो x इज 5 डिग्री। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15. द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर्स। से ये ग्राउंड है, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक काइट, ठीक है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये लेंथ दे रखी है 85 मीटर्स। वो कहते हैं इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द लेवल ग्राउंड, ये एंगल कितना है? थीटा, सच दैट tan थीटा कितना दे दिया? 15/8। अब हाइट निकालनी है काइट की। अब ये है काइट, इसकी हाइट कहाँ से आएगी? ग्राउंड से ही आएगी। ये लेंथ निकालनी है। अब तुम्हें क्या पता है tan थीटा कौन सी रेशो होती है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस दे दिया तुम्हें 15/8, है ना। मतलब अगर ये 15 के है तो ये क्या है? 8 के। अच्छा, हाइपोटेन्यूज तो पता ही है 85, तो क्या फाइंड कर सकते हो? 15 और 8 के साथ पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होगा? 17। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हो? 17 इंटू 5, तो k भी तो मिल गया। k कितना है? 5। k निकालते हैं, यहाँ पे रखते हैं, तो क्या आ रहा था? 15 5 जार 75। ऑप्शन ए वाज करेक्ट। नेक्स्ट, 16. If the height of a vertical pole is √3 times the length of its shadow on the ground, ठीक है, ये ग्राउंड है और यहाँ पे एक वर्टिकल पोल है। अब वो कहते हैं हाइट ऑफ द पोल
is √3 times its shadow on the ground. से यहाँ पे सन पर था और शेडो बन रही है ये वाली, और शेडो है x, तो हाइट कितनी है √3x. Then the angle of elevation of the sun at that time. Angle of elevation of the sun मतलब ये एंगल थीटा निकालना है. अब पता क्या है तुम्हें, परपेंडिकुलर और बेस की रेशो वो क्या होती है tan. तो tan थीटा कितना था √3, तो थीटा इज 60 डिग्री. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट 17th one. A bag contains 3 green marbles, 4 blue marbles and 2 orange marbles. If a marble is picked at random, then the probability that it is not an orange marble is. अब not an orange marble की probability चाहिए, मतलब अगर orange नहीं होगा तो या तो green होगा या फिर blue होगा. तो डिनोमिनेटर में क्या आता होता है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. कितने मार्बल्स थे 3 + 4 + 2 9. अब उसमें से कौन से आ सकते हैं, या तो ग्रीन या 4. तो कितने हैं 3 + 4, तो 7/9. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट 18th. A bag contains cards numbered 1 to 25. A card is drawn at random from the bag. The probability that the number on this card is divisible by both 2 and 3. Both 2 and 3 बोल दिया, 2 से भी डिविजिबल हो 3 से भी डिविजिबल हो. अब ऐसा नंबर जो 2 से भी डिविजिबल हो 3 से भी डिविजिबल हो. अच्छा फर्स्ट नंबर ऐसा क्या होता है जो 2 से भी डिविजिबल है 3 से भी डिविजिबल है 6, उनका एलसीएम. अच्छा नेक्स्ट क्या होगा 12. नेक्स्ट क्या होगा 18. नेक्स्ट 24 एंड सो ऑन. अब हमारे कार्ड्स पे नंबर्स क्या हैं फ्रॉम 1 to 25. ठीक है, तो उसके अंदर तो फेवरेबल यही होंगे ना. तो टोटल कार्ड्स कितने थे 25. उनमें से डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 वाले कितने हैं 1 2 3 4. तो 4/25. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट assertion is in based questions. क्वेश्चन नंबर 19th क्या कहते हैं. assertion A, D and E are points on sides AB and AC of triangle ABC such that AD is this, AE is this, AB is this and EC is this. चलो बनाते हैं. ये एक ट्राइंगल है ABC. D and E are points on AB and AC. D कहाँ पे है AB के ऊपर, E कहाँ है AC के ऊपर. अब AD कितना है 7x - 4. AE कितना है 5x - 2. DB कितना है 3x + 4 एंड EC कितना है 3x. अब वो कहते हैं DE is parallel to BC. If DE is parallel to BC, then X is 2. अच्छा एक बात तो DE अगर BC के पैरेलल है तो हमारे पास क्या चीज पता है AD/DB किसके इक्वल होगा AE/EC. ये रेशियोज बराबर होती है यूजिंग BPT. अब इसका मतलब 7x - 4 अपॉन 3x + 4 क्या होना चाहिए 5x - 2 अपॉन 3x के इक्वल. ठीक है, अब x2 काम करें. एक तरीका तो है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो, निकालो x की वैल्यू. दूसरा तरीका क्या है x की जगह 2 रख के देख लेते हैं. x की जगह अगर मैं रखती हूँ 2 तो 7 × 2 - 4 3 × 2 + 4. तो ये क्या बन गया 14 - 4 10 6 + 4 10. ये तो आया 1/1. अच्छा इधर भी चेक करें 5 × 2 - 2 अपॉन 3 × 2. 5 × 2 ये क्या आ रहा था 10 - 2 8 8/6. क्या ये रेशियोज बराबर हैं, ये तो इक्वल ही नहीं है. इसका मतलब x = 2 तो इसको सेटिस्फाई ही नहीं करेगा. ठीक है, वैसे जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास वैल्यूज आ जाएंगी. वैल्यूज आती हैं इसकी 4 और 1/3 x की. ठीक है, तो इसका मतलब ये तो क्या है फॉल्स स्टेटमेंट. अब उसके बाद उसने बोला इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. ये तो ट्रू है, बीपीटी की स्टेटमेंट है. ठीक है, तो assertion is false, reason is true. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. राइट, नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20. Question is if a + b + c equals to 0, then the centroid of the triangle whose vertices are a, b, b, c and c, a.
a comma b comma c and c comma a b c। अब वो कहते हैं इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड निकालना है, उसके वर्टिसेस, वो कहते हैं ओरिजिन पे होगा। बात बताओ सेंट्रोइड कैसे निकालते हो, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3। तो a1 मीन्स a प्लस b प्लस c बाय 3, और यहाँ पे भी क्या आएगा b प्लस c प्लस a बाय 3। अब उसने क्या दे दिया, a प्लस b प्लस c तो 0 है, तो ये 0 बाय 3, ये भी क्या आया 0 बाय 3, तो ओरिजिन ही तो होगा सेंट्रोइड। ट्रू स्टेटमेंट है बिल्कुल। उसके बाद वो कहते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 आर दिस। ये भी तो बिल्कुल ठीक है, प्रूव कर सकते हो। कैसे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेंट्रोइड क्या होता है तुम्हारे पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, एक मीडियन बनाया दूसरा मीडियन बनाया, इनका इंटरसेक्शन से ये वाला पॉइंट है। अब इसका मिड पॉइंट पता है, ये रेशो क्या होती है 2:1, तो वहां से प्रूव हो जाएगा कि जी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। ठीक है, तो ये भी ट्रू ये भी ट्रू। क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इससे इस पे जा तो सकते हैं, इनफैक्ट वही यूज किया था हमने डायरेक्टली, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, मूव ऑन टू सेक्शन बी which consists of 5 questions of 2 marks each. First है, check whether 4 raised to the power n can end with digit 0 for any natural number n. 4 raised to the power n बोला। अच्छा, कोई भी नंबर एंड विथ डिजिट 0 कब होता है, जब वो 10 का मल्टीपल हो या 10 उसका फैक्टर हो। ठीक है, इसका मतलब उसके अंदर 10 प्रेजेंट होना चाहिए। 10 मतलब 2 और 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन प्रेजेंट, 2 और 5 प्रेजेंट होने चाहिए। अब चेक करें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है, 2 रेज टू द पावर 2n, यही है 2 स्क्वायर रेज टू द पावर n 2 रेज टू द पावर 2n। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना कैसे है, अ नंबर कैन एंड विद डिजिट 0 if it is multiple of 10। ठीक है, means factorization of 10 must be present in prime factorization of the number। Here prime factorization of 4 raised to the power n, which is 2 raised to the power 2n, does not have 5 in it, so it cannot end with digit 0, right? Next, और पार्ट था, एक्सप्लेन वेदर 3 into 12 into 101 plus 4 is a prime number or a composite number। अब ये प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर, ये चेक करना था। अब कोई नंबर प्राइम या कॉम्पोजिट कैसे चेक करते हो, अगर उसका 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा एक भी ऐसा फैक्टर मिल गया तो हम क्या बोल देते हैं, नंबर इज कॉम्पोजिट। अब इसके फैक्टर्स की बात करनी थी, 3 into 12 into 101 plus 4 था। ठीक है, अब ये एक टर्म थी ये एक टर्म थी, बेसिकली बीच में प्लस था, अगर वैसे कंसीडर करूँ तो अब इनमें से कुछ कॉमन, 3 इसमें तो नहीं है, अच्छा 12 और यहाँ पे 4, इनमें क्या कॉमन है 4, तो 3 into 3 into 101 plus 1। अब इसका फैक्टर मिल गया मुझे एक 4 which is other than 1 and the number itself। ठीक है, so 4 is the factor of the number which is other than 1 and the number itself, so it is a composite number, right? Next, question number 22, find the zeros of the quadratic polynomial root 3x square minus 8x plus 4 root 3। अब इस पॉलिनोमियल की जीरोस चाहिए,
क्वाड्रेटिक है तो कैसे फाइंड करते हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका सम क्या हो -8, अच्छा प्रोडक्ट क्या हो 4 into √3 into √3 that is 4 3s are 12। अच्छा 1 into 12 से मिलेगा, नो, देन 2 into 6, 2 और 6 से 8 मिल सकता है, तो 2 6 2 6। अब प्रोडक्ट कैसी है पॉजिटिव, सम कैसे है नेगेटिव, तो दोनों नंबर्स कैसे होंगे नेगेटिव। तो ये क्या आएगा √3x² -8x को कैसे लिख सकती हूँ -2x -6x प्लस 4√3। अब इन दोनों में से कॉमन क्या था, x बचा क्या √3x -2। अब इन दोनों में से कॉमन 2 और √3 भी आ रहे हैं, तो -2 √3 कॉमन ले लेते हैं, तो √3x -2 यही आया। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आया √3x -2 और यहाँ पे x -2 √3 बच गया। अब जीरोस की बात हुई है, मीन्स ये क्या होना चाहिए इक्वल टू 0, तो आइदर √3x -2 इक्वल टू 0 और x -2 √3 इक्वल टू 0। तो x इज 2/√3 और x इज इक्वल टू 2√3। अब इसको ऐसे नहीं लिख सकते, रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो कर देते हैं, तो 2√3/3। तो जीरोस आ गई तुम्हारे पास 2√3/3 एंड 2√3। नेक्स्ट और पार्ट, वो कहते हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल f of x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। अब इस पॉलिनोमियल की जीरोस बता रखी है अल्फा एंड बीटा, अब ये वैल्यू चाहिए। एक तरीका तो होता है अल्फा और बीटा फाइंड कर लो और इसमें रख दो। क्या अल्फा और बीटा अच्छे से वैल्यूज आ रही हैं जो तुम फाइंड कर पा रहे हो, नहीं, मिडिल टर्म तो स्प्लिट नहीं हो रही, तो फिर क्या यूज करोगे रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स क्या होता है, सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा is minus coefficient of x that is -7 upon coefficient of x²। तो क्या आया तुम्हारे पास 7/5। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म दैट इज 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² विच इज 1/5। अब हमें क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो ये क्या बन जाएगा, एलसीएम लिया अल्फा इंटू बीटा, तो ये बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा बीटा तो पता है, क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल सकते हो इन दोनों की हेल्प से, याद करो आइडेंटिटी क्या होती है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ये चाहिए था, अल्फा प्लस बीटा दैट इज 7/5, 7/5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा 2 इंटू 1/5 अपॉन अल्फा बीटा दैट इज 1/5। This becomes 49/25 minus 2/5 upon 1/5। तो 49/25 minus 2/5 LCM लिया 25, तो 49 minus 10 into ये 5/1 हो गया, तो this becomes 39/5, right? Next, move on to question number 23. Solve the following system of linear equations in two variables. Linear equations दे रखी हैं तुम्हें, 2x plus 3y is equal to 2 and second one is x minus 2y equals to 8. अब ये तो बोला नहीं कि कौन सा मेथड यूज करना है, जो तुम्हें इजी लगे वही यूज कर सकते थे। ठीक है, से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब मैं यूज करूंगा एलिमिनेशन मेथड। अब यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, मैं x एलिमिनेट करना चाहती हूँ तो किससे मल्टीप्लाई करूँ, सेकेंड इक्वेशन को 2 से, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, तो ये क्या बन जाएगा 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 16 और 1 वाली इक्वेशन क्या थी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2। अब सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो x एलिमिनेट हो रहा है, तो ये आया -4 -3 -7y इक्वल्स टू 14, तो y इज -2। अब y की वैल्यू मिल गई तुम्हें, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में, तो x माइनस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 8, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 4। तो क्या सॉल्यूशन मिला तुम्हें 4, -2, राइट? नेक्स्ट, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24.
Find a relation between x and y such that the point P x comma y is equidistant from the points a minus 5,3, b 7,2. अब वो कहते हैं पॉइंट P x comma y is equidistant from a minus 5,3 and b 7,2. मीन्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, बराबर. तो क्या कंडीशन दे रखी है, पी ए इक्वल्स टू पी बी. तो लगा देते हैं पी ए डिस्टेंस, तो क्या आएगा x माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल्स टू पी बी. यहाँ पे क्या आया, x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर. नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर. तो x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4. x स्क्वायर से x स्क्वायर कट रहा था, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट रहा था. नाउ 10x, ये 14x इधर आकर प्लस हुआ तो क्या बन गया 24x. माइनस 6y, ये माइनस 4y इधर आया तो प्लस हुआ तो माइनस 2y. नाउ 25 प्लस 9 दैट इज 34 माइनस 49 प्लस 4 दैट इज 53 इक्वल्स टू 0. तो 24x माइनस 2y. नाउ दिस बिकम्स माइनस 19 इक्वल्स टू 0. तो ये आ गया तुम्हारे पास relation between x and y. Next, question number 25. Evaluate 3 tan square 30 degree plus tan square 60 degree plus cosecant 30 degree minus tan 45 degree upon cot square 45 degree. अब स्टैंडर्ड एंगल्स थे तो वैल्यूज लिख देते. तो 3 tan square 30, tan 30 क्या होता है 1/√3 उसका स्क्वायर प्लस tan square 60, tan 60 क्या होता है √3 उसका स्क्वायर प्लस कोसिकेंट 30, कोसिकेंट क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल. साइन 30 इज 1/2 तो कोसिकेंट 30 इज 2 माइनस टेंजेंट 45 इज 1, कॉट स्क्वायर 45 इज 1. तो 3 इंटू 1/3 प्लस 3 प्लस 2 माइनस 1, ये और ये कट रहा था. नाउ 1 और माइनस 1 ये भी कट गया तो 3 प्लस 2 आंसर इज 5. राइट, एंड दिस कंप्लीट्स योर सेक्शन बी. यस, नेक्स्ट मूव ऑन टू सेक्शन सी, which consists of 6 questions of 3 marks each. Question is, if one of the zero of a polynomial 3x square minus 8x plus 2k plus 1 is 7 times the other, find the value of k. अब 1 0 is 7 times the other. अगर एक 0 अल्फा है तो दूसरी क्या है 7 अल्फा, ये पता है मुझे. अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, k की वैल्यू फाइंड करनी है. अब k की वैल्यू कैसे आएगी, अब देखें. अब k कहाँ पे है, कांस्टेंट टर्म. अब कौन सा रिलेशन यूज होगा फिर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता क्या है तुम्हारे पास, दैट इज कांस्टेंट टर्म विच इज 2k प्लस 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू 7 अल्फा, तो 2k प्लस 1/3. तो 7 अल्फा स्क्वायर आ गया तुम्हारे पास 2k प्लस 1/3. बट अभी भी वैल्यू तो नहीं मिली k की. जब तक अल्फा है तो k कैसे निकाल सकते हो. अब अल्फा की वैल्यू कैसे निकालें. अच्छा, और क्या चीज पता है तुम्हें, सम ऑफ जीरोस. सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x माइनस माइनस 8 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज 8/3. यहाँ से सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, अल्फा प्लस 7 अल्फा. तो 8 अल्फा इज इक्वल टू 8/3. तो ये कट गया, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास 1/3. अब अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रख देती हूँ. तो 7 इंटू अल्फा स्क्वायर इज 1/9 इक्वल्स टू 2k प्लस 1/3. नाउ 3 3s आर 9. तो 7/3 इक्वल्स टू 2k प्लस 1. तो 2k क्या आएगा 7/3 माइनस 1. तो 2k इज इक्वल टू 7 माइनस 3 4/3. तो k की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 2/3. राइट.
नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27. कहते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर दिस दिस एंड दिस. एक ट्राइंगल है ए बी सी. ए के कोऑर्डिनेट्स दे दिए 7,2, बी के कोऑर्डिनेट्स दे दिए 9,10 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स दे दिए 1,4. E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी. ई मिड पॉइंट है ए बी का, ये और ये इक्वल है. F मिड पॉइंट है ए सी का. E के कोऑर्डिनेट्स हैं नहीं दे रखे, बी F के कोऑर्डिनेट्स भी नहीं दे रखे, बट पूछा क्या है, प्रूव EF इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC. उसके लिए तो EF लेंथ चाहिए. BC लेंथ तो निकाल लूंगी मैं, EF कैसे निकालें. पता क्या था, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. क्या E के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो. तो E के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करोगे, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला. क्या होता है तुम्हारे पास, x1 प्लस x2 बाई 2, तो 7 प्लस 9 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, तो 2 प्लस 10 बाई 2. तो E क्या आया तुम्हारे पास, 7 प्लस 9 16 बाई 2 विच इज 8 एंड ये क्या आया तुम्हारे पास 6. सेम वे में क्या F के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो, वो क्या है मिड पॉइंट ऑफ AC. तो 7 प्लस 1 बाई 2, 2 प्लस 4 बाई 2, तो F क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 4,3. राइट. अब क्या चाहिए, EF लेंथ. तो EF लेंथ निकाल लेते हैं. क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला. क्या होता है x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर होल अंडर द रूट. तो दिस बिकम्स minus 4 square which is 16 minus 3 square which is 9, तो root 25 which is 5. अच्छा BC भी निकाल सकते हैं, B और C के कोऑर्डिनेट्स पता हैं. तो ये क्या आएगा, x2 माइनस x1 1 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 10 होल स्क्वायर होल अंडर द रूट. तो माइनस 8 स्क्वायर इज 64 माइनस 6 स्क्वायर इज 36, तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 100 विच इज 10. अब EF क्या है 5, BC क्या है 10, तो क्या यहाँ से प्रूव हो रहा है, EF इज हाफ ऑफ BC. यही तो प्रूव करना था. राइट. नेक्स्ट और पार्ट था, वो कहते हैं फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन 2x प्लस 3y माइनस 5 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 8, -9 एंड 2, 1. कहते हैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर किया और एक स्ट्रेट लाइन है विच इज 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0. वो इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करती है. तुम्हें क्या चाहिए रेशो, तो क्या लोगे k:1. अब अगर k मिल गया तो प्रॉब्लम सॉल्व. अब k की वैल्यू कैसे फाइंड करें, देखें. अब क्या मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख सकती हूँ, कैसे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. तो क्या आएंगे, k इंटू 2 1 इंटू 8 2k प्लस 8 अपॉन k प्लस 1. सेक्शन फॉर्मूला यूज किया. अब क्या y कोऑर्डिनेट भी लिख सकती हूँ, वो क्या आएगा k इंटू 1 k 1 इंटू माइनस 9 अपॉन k प्लस 1. अब मेरे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए. अब ये वाला पॉइंट तो इसी लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो उसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई. तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखूं 2k प्लस 8 अपॉन k प्लस 1 प्लस 3 इंटू k माइनस 9 अपॉन k प्लस 1 माइनस 5 इक्वल्स टू 0. अब अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास एलसीएम k प्लस 1, दिस इज 4k प्लस 16 प्लस 3k माइनस 27 माइनस 5k minus 5 equals to 0. Now 4 plus 3 7, 7 minus 5 2k. Now 16 minus 27 minus 11 minus 5 minus 16 equals to 0. तो k की वैल्यू क्या आ रही थी तुम्हारे पास 8. तो ये रेशो क्या आ गई तुम्हारे पास, that is 8:1. अब और क्या चाहिए, also find the coordinates of the point of division. अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन चाहिए, तो k की जगह यहाँ पे 8 रख देते हैं, यही था पॉइंट से p, तो p के कोऑर्डिनेट्स 8 रख देते हैं k की जगह.
तो 2 इंटू 8 प्लस 8 अपॉन 8 प्लस 1 9, देन 8 माइनस 9 अपॉन 8 प्लस 1. तो सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस बिकम्स 24/9 अपॉन सॉरी इंटू 8 माइनस 9 माइनस 1 अपॉन 9. तो ये बन गया 3 8 जार 24, 3 3 जार 9. तो 8/3 कॉमा माइनस 1/9. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इक्वल्स टू कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए. अब ये प्रूव करने हैं तो लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं. क्या है लेफ्ट हैंड साइड? 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए. अब इधर तो डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ पे तो स्क्वायर रूट पड़ा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? रैशनलाइज. रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं? नीचे a प्लस बी, तो a माइनस बी से. तो ये ऊपर क्या बन गया तुम्हारे पास? 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. अब क्या इसको ओपन करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं. स्क्वायर रूट हटाने हैं तो अंदर वाली क्वांटिटी क्या चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर. तो ये क्या है तुम्हारे पास? 1 माइनस कॉस ए होल स्क्वायर एज इट इज. 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज साइन स्क्वायर ए. क्या ऊपर नीचे बन गया स्क्वायर? तो दिस इज 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर. तो अब स्क्वायर रूट है तो हट जाएगा स्क्वायर के साथ, तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए. अब सेपरेट कर लेते हैं. 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए. तो 1 बाय साइन ए इज कोसेकेंट ए माइनस कॉस बाय साइन इज कॉट ए, विच इज योर राइट हैंड साइड. यही तो प्रूव करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. प्रूव दैट tan थीटा प्लस secant थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस secant थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा. यहाँ पे थीटा आएगा. ठीक है. अब देखें क्या करें. अब यहाँ पे tan पड़े है, इधर साइन और कॉस पड़े हैं, तो दिक्कत है. चलो राइट हैंड साइड को जरा मन में सोचो. 1 बाय कॉस क्या होता है? secant ही तो होता है. साइन बाय कॉस क्या होता है? टेंजेंट ही तो होता है. तो कर तो सकते ही हैं. चलो लेफ्ट हैंड साइड उठाई मैंने. क्या थी तुम्हारे पास? tan थीटा प्लस secant थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस secant थीटा प्लस 1. अब राइट हैंड साइड को मन में सोचा. दैट इज 1 बाय कॉस इज secant थीटा प्लस साइन बाय कॉस इज tan थीटा. ये बनाने हैं ऊपर में secant थीटा प्लस tan थीटा. अच्छा secant थीटा प्लस tan थीटा तो यहाँ पड़े. अब ये चाहिए ना अलग से. अब ये तो तब मिलेगा ना अलग से जब यहाँ से और यहाँ से दोनों से कॉमन निकले. अब क्या 1 के अंदर secant थीटा प्लस tan थीटा छिपा हुआ है? कैसे? याद करो आइडेंटिटी क्या होती है. secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो मैं इससे इधर भी जा सकती हूँ, इससे इधर भी आ सकती हूँ, तो मैं 1 की जगह रख देती हूँ. तो tan थीटा प्लस secant थीटा माइनस कॉमन बाहर रख लेती हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस secant थीटा प्लस 1. राइट. अब ऐसा करने से क्या फायदा हुआ? tan थीटा प्लस secant थीटा तुम्हें चाहिए, ये एक टर्म थी. अच्छा अब इसकी फैक्टराइजेशन हमें पता है. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? secant थीटा प्लस tan थीटा इंटू secant थीटा माइनस tan थीटा ओवर tan थीटा माइनस secant थीटा प्लस 1. राइट. तो अब ये और ये क्या थे इसके अंदर? tan थीटा प्लस secant थीटा प्लस tan थीटा सेम है, तो secant थीटा प्लस tan थीटा कॉमन ले लेती हूँ मैं. तो यहाँ क्या रह गया? 1 माइनस. अब ये तो बाहर चला गया. अब बचा क्या? माइनस secant थीटा देन माइनस माइनस प्लस tan थीटा, नीचे 1 माइनस secant थीटा प्लस tan थीटा. ये और ये तो कट रहे हैं, तो secant थीटा प्लस tan थीटा. secant थीटा इज 1 बाय कॉस
एंड tan थीटा इज sin थीटा बाय cos थीटा। तो एलसीएम लिया cos थीटा, ये आ गया 1 प्लस sin थीटा ओवर cos थीटा विच इज योर राइट हैंड साइड। यही तो प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, वो कहते हैं टू डिफरेंट डाइस आर रोल्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। अब टू डिफरेंट डाइस आर रोल्ड टुगेदर, एक्सपेरिमेंट क्या है, टू डिफरेंट डाइस को रोल करना। अब उसके अंदर इवेंट क्या है, गेटिंग अ डबलेट। चलो डाई को रोल करोगे तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकती हैं, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. Similarly 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6 and so on. कहाँ तक चलेंगे, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 and 6,6. तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या थी तुम्हारे पास, 36। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं इवेंट टी की, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो रख दिया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो मिल गई। अब इवेंट क्या है तुम्हारा, गेटिंग अ डबलेट। डबलेट मतलब सेम नंबर ऑन बोथ द डाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने आएंगे, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, 6। तो 6/36, 1/6। सेकेंड पार्ट में उसने क्या बोला, ऑफ गेटिंग अ सम 10 ऑफ द नंबर्स ऑन द टू डाइस। अब गेटिंग सम 10, फेवरेबल आउटकम्स लिख लें, कौन कौन सी होंगी फेवरेबल आउटकम्स। अच्छा सम 10 चाहिए, चलो फर्स्ट डाई पे सबसे बड़ा नंबर रख लिया मैंने 6। 6 के साथ क्या होना चाहिए दूसरे डाई पे, 4। अच्छा अगर मैं यहाँ 5 रखूं तो दूसरे पे क्या होना चाहिए, 5। यहाँ पे रखा 4 तो क्या होना चाहिए, 6। अच्छा यहाँ पे अगर रखा 3, क्या 3 के साथ कोई ऐसा नंबर आएगा डाई पे जिससे सम क्या बने 10, बिल्कुल नहीं। 2 के साथ, 1 के साथ नहीं। तो कितनी फेवरेबल आउटकम्स आई तुम्हारी, 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ से इवेंट ले लिया मैंने एफ, दैट इज 3/36 विच इज 1/12। नेक्स्ट और पार्ट, 3 fair coins are tossed simultaneously. What is the probability of getting at least 2 tails? 3 fair coins are tossed. तो अगर मेरे को लिखना है सैम्पल स्पेस तो क्या आएगा तुम्हारे पास, या तो all 3 head, ठीक है, या फिर 2 heads। 2 heads फर्स्ट हेड, सेकेंड हेड, थर्ड पे टेल आ सकते हैं। फर्स्ट हेड, सेकेंड टेल, थर्ड हेड आ सकते हैं। फर्स्ट टेल, सेकेंड हेड, थर्ड हेड, ये आ सकते हैं। अब तुम्हारे 2 हेड्स कवर हो गए। नेक्स्ट क्या चाहिए, 1 हेड। तो 1 हेड मीन्स 2 टेल्स, तो फर्स्ट पे हेड, बाकी दोनों पे टेल आ सकते हैं। फर्स्ट पे टेल, सेकेंड पे हेड, थर्ड पे टेल, फर्स्ट पे टेल, सेकेंड पे टेल, थर्ड पे हेड। क्या कुछ और आ सकते हैं, नो। अब क्या रह गया तुम्हारे पास, नो हेड मतलब 0 हेड, ऑल टेल्स, टी टी टी। ये आ गया तुम्हारे पास सैंपल स्पेस। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हुई तुम्हारे पास, 8। अब प्रोबेबिलिटी चाहिए एट लीस्ट 2 टेल्स की। एट लीस्ट 2 टेल्स का मतलब क्या है, 2 और मोर देन 2। अब 2 टेल्स देखें कहाँ कहाँ है, 1, 2, 3, 4। मोर देन 2 भी तो लेना है, ठीक है। तो क्या आएगा तुम्हारे पास, 4/8 विच इज 1/2। सेकेंड पार्ट था एग्जैक्टली 1 हेड। एग्जैक्टली 1 हेड, यहाँ 3 हेड है, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2। 1 हेड कहाँ है, 1, 2, 3। यहाँ नहीं ले सकती ना, 1 हेड तो नहीं है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 3/8, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, कहते हैं सविता एंड हामिदा आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे, इग्नोरिंग लीप ईयर। लीप ईयर तो नहीं है, तो मतलब नंबर ऑफ डेज क्या है इन अ ईयर, 365 डेज, ये है, ठीक है। अब डिफरेंट बर्थडे, चलो सबसे पहले पॉसिबल आउटकम्स की बात करें तो देखें क्या होंगी। चलो अब मैं एक काम करती हूँ, 365 डेज है ना,
तो फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे ऑफ द ईयर एंड सो ऑन अप टू 365th डे। मैं डेज ऐसे कंसीडर कर लेती हूँ, ना कि उसके जगह वो नहीं रखूंगी कि फर्स्ट जन, थर्ड जन, फर्स्ट फेब्रवरी, सेकेंड फेब्रवरी। उसकी जगह मैंने ऐसे कंसीडर कर लिया फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, सेकेंड डे ऑफ द ईयर, थर्ड डे ऑफ द ईयर एंड सो ऑन अप टू 365th डे ऑफ द ईयर। अब सविता और हामिदा, देयर आर टू फ्रेंड्स, ठीक है। अब सविता का बर्थडे फर्स्ट डे ऑफ द ईयर में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हामिदा का भी हो सकता है फर्स्ट डे ऑफ द ईयर में, ठीक है। अब सविता का बर्थडे अगर फर्स्ट डे ऑफ ईयर है, हामिदा का तो सेकेंड डे ऑफ ईयर भी हो सकता है। इसका अगर फर्स्ट है, इसका थर्ड डे ऑफ द ईयर भी हो सकता है एंड सो ऑन। अगर इसका फर्स्ट डे ऑफ द ईयर है, इसका 365th डे ऑफ द ईयर भी हो सकता है। मींस इसका अगर फर्स्ट जनवरी को है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हामिदा का बर्थडे फर्स्ट जनवरी को भी हो सकता है, सेकेंड जनवरी को भी हो सकता है, थर्ड जनवरी को भी हो सकता है एंड सो ऑन। 31 दिसंबर को भी हो सकता है, ठीक है। उस फर्स्ट जनवरी के कॉरेस्पॉन्डिंग तुम्हारे पास 365 वेज आ गए हैं। सेम वे में अगर इसका बर्थडे सेकेंड डे ऑफ द ईयर होता है तो इसका फर्स्ट डे ऑफ द ईयर हो सकता है, इसका सेकेंड डे ऑफ द ईयर भी हो सकता है, इसका थर्ड डे ऑफ द ईयर भी हो सकता है एंड इसका 365th डे ऑफ द ईयर भी हो सकता है। मतलब इसका बर्थडे सेकेंड ऑफ जनवरी, इसका 31 दिसंबर, ये चीज लिख रही हूं मैं एंड सो ऑन। अब हो सकता है इस फर्स्ट वाली का बर्थडे 365th डे ऑफ द ईयर हो, मींस 31 दिसंबर को, और हामिदा का बर्थडे फर्स्ट जनवरी को, ये भी तो हो सकता है। अच्छा, इसका 365th डे और इसका सेकेंड जनवरी को भी हो सकता है एंड सो ऑन। तो 365th डे, 365th डे हो सकता है दोनों का बर्थडे 31 दिसंबर को ही हो। यही पॉसिबल केसेस बनेंगे तुम्हारे पास। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हुआ तुम्हारे पास जो डिनोमिनेटर में रखते हो तुम, दैट इज, देखें इसके कॉरस्पॉन्डिंग 365, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 365, फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग 365। तो 365 के कॉरस्पॉन्डिंग कितने हैं, 365 वेज ही हैं। अब डिफरेंट बर्थडे लेने हैं। डिफरेंट बर्थडे में क्या नहीं ले सकते, फर्स्ट डे नहीं ले सकते, सेकेंड डे नहीं ले सकते, थर्ड डे नहीं ले सकते, फोर्थ डे नहीं ले सकते, सेम बर्थडे 365th डे नहीं ले सकते। तो इसका मतलब ये वाले सारे नहीं ले सकते। ये सारे हैं कितने, 365। तो टोटल कितने थे, 365 इंटू 365, उसके अंदर से कितने नहीं लेने, 365। तो अगर 365 कॉमन ले लूं इंटू 365 माइनस 1 अपॉन 365 इंटू 365, ये और ये कट रहा था तो ये क्या बन गया, 364 अपॉन 365। ये है एक्चुअल मेथड इसका, तो ध्यान से। सेकेंड पार्ट था प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव द सेम बर्थडे। अब सेम बर्थडे के लिए प्रोबेबिलिटी मतलब अगर ये इवेंट ई है डिफरेंट बर्थडे तो इसका क्या चाहिए, उल्टा, नॉट ई, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई करके भी निकाल सकते हो, और वैसे भी तुम्हें पता है सेम डे कितने हैं 365, तो 365 अपॉन 365 इंटू 365 ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया 1/365, राइट। नेक्स्ट मूव ऑन टू सेक्शन डी which consists of 4 questions of 5 marks each. Yes, question is prove that square root 5 is an irrational number. Use it to prove that 3 plus square root 5 is also an irrational number. अब हमें प्रूव करने हैं root 5 is an irrational number, ठीक है। अब कैसे प्रूव करते हैं irrationality? Using method of contradiction. तो जानबूझ के assume कर लेते हैं this is not an irrational number. तो if possible let root 5 is a rational number. अगर ये रैशनल नंबर है तो कैसा दिखेगा, p बाय q फॉर्म, where p and q are integers and q not equals to 0. अब
देखो रैशनल नंबर है तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म लेते हैं। चलो अगर इनमें से कुछ कॉमन हुआ तो वो कैंसिल करने के बाद तब भी इसकी फॉर्म किस टाइप की होगी, ए बाय बी। अब HCF ऑफ ए बाय ए एंड बी क्या होना चाहिए फिर, 1, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म लिख ली। अब मैंने इसके सिंपलेस्ट फॉर्म लिख ली, ठीक है। अब क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या आएगा तुम्हारे पास, 5 इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और 5b² is equal to a square. This means a square is multiple of 5, that is 5 divides a square. अब 5 एक प्राइम नंबर है, ये a के स्क्वायर को डिवाइड करते हैं, तो this means 5 divides a, यह तुम्हारी एक थ्योरम, ठीक है। तो 5 divides a. Reason, if prime p divides a square then p divides a. अब अगर 5 डिवाइड करता है a को तो a किस फॉर्म का होगा, 5 इंटू सम c मल्टीपल ऑफ 5 वेयर c इज इंटीजर। अब a होगा 5c टाइप का, तो a की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं ऐसे, दिस इज 1, तो पुट a इक्वल्स टू 5c इन इक्वेशन 1। तो 5b² इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर 25c², तो b² इज इक्वल टू 5c²। अब b² आ गया तुम्हारे पास 5c² के इक्वल। अब b² क्या है, 5 का मल्टीपल, दिस मीन्स 5 डिवाइड्स b²। अगर 5 b² को डिवाइड करते हैं तो 5 किसको डिवाइड करेगा, b को। सेम रिजल्ट वही यूज किया। अब एक बात बताओ, 5 डिवाइड्स a, say this is equation 2 or say this is statement 3. अब 5 divides a, 5 divides b, from 2 and 3 we can say that 5 is common factor of a and b. 5 is common factor of a and b. क्या ऐसा हो सकता है, which is contradiction. Reason, HCF of a comma b तो हमने बोला 1 है, ठीक है, which is contradiction to the fact that HCF of a comma b is 1. So our supposition is wrong. Contradiction क्यों आई, wrong supposition की वजह से। That so √5 is an irrational number. Right. अब इसके बाद कुछ और भी बोला था क्वेश्चन में, use it to prove 3 plus √5 is also an irrational number. अब 3 plus √5 को irrational प्रूव करना है, सेम मेथड कॉन्ट्राडिक्शन का। तो let 3 plus √5 is not irrational। अगर ये irrational नहीं है तो क्या होगा, रैशनल। तो 3 plus √5 से सम c by d ले लेती हूँ, where c and d are integers and d not equals to 0। अब मुझे पता क्या चीज है, √5 इज एन इरेशनल नंबर, उसने बोला इसी का यूज करना है, तो √5 इधर रख लेती हूँ मैं। तो c by d -3। कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ है, कि जो चीज पता है। अब एक बात बताओ, √5 क्या था, इरेशनल, यही था, बट c by d -3 इज rational. Reason, subtraction of two rational number is rational. Subtraction of two rational numbers is rational, which is possible or not. अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो, ऐसा हो सकता है, एक इरेशनल है एक रैशनल है, ठीक है, which is contradiction. So our supposition is wrong.
that is 3 plus square root 5 is an irrational number. तो हो गया प्रूफ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33. वो कहते हैं अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर्स पर आवर मोर, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. कहते हैं ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. मुझे नहीं पता उसकी स्पीड क्या है, तो लेट द स्पीड बी x किलोमीटर्स पर आवर. x किलोमीटर्स पर आवर. अब वो कहते हैं इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस. अब बात किसकी करी है उसने? टाइम की. तो इक्वेशन तो सेटअप करनी पड़ेगी टाइम में. अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है? 360 किलोमीटर. अब डिस्टेंस 360 किलोमीटर ट्रेवल करने में जो यूजुअल टाइम लगेगा से t1, वो किसके इक्वल है? अब स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो टाइम निकालना है t1, तो डिस्टेंस कितने हैं? 360. स्पीड क्या है? x किलोमीटर्स पर आवर. तो 360 बाय x आवर्स. अब इंक्रीज्ड स्पीड वो क्या कहते हैं? कितनी इंक्रीज हो जाए? 5 किलोमीटर्स पर आवर. सो इंक्रीज स्पीड इज x प्लस 5 किलोमीटर्स पर आवर. तो न्यू टाइम से t2 किसके इक्वल होगा? 360 बाय x प्लस 5 आवर्स. अब वो कहते हैं इन दोनों टाइम के बीच में डिफरेंस कितने हैं? 1 आवर का. अब कौन सा टाइम ज्यादा है? ऑब्वियसली जहां पे स्पीड कम है. तो 360 बाय x माइनस 360 बाय x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 आवर लेस था. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना था तो 360 कॉमन, एलसीएम लिया x इंटू एक्स प्लस 5. तो ये क्या आएगा? x प्लस 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1. ये और ये कट रहा था. नाउ 36 इंटू 5 इज 180. तो 1800 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5. तो इक्वेशन आ रही थी तुम्हारे पास x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0. और इसकी फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो फैक्टर्स मिल रहे थे x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0. तो x कॉमन, तो x प्लस 45 माइनस 40 x प्लस 45 इक्वल्स टू 0. तो x की यहाँ से दो वैल्यूज आई, x प्लस 45 इंटू एक्स माइनस 40. यहाँ से दो वैल्यूज क्या आ रही थी? माइनस 45 और 40. ये तो ले नहीं सकते, रीजन स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो रिजेक्टेड. तो क्या लोगे? 40. तो x इज इक्वल टू 40. तो स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर्स पर आवर. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. क्या कहते हैं वो? द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O such that AO by BO equals to CO by DO. Show that ABCD is a trapezium. अब से क्वाड्रिलेटरल है ABCD. वो कहते हैं डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O और रेशो दे दी AO बाय BO इक्वल्स टू CO बाय DO. ये गिवन था तुम्हें. ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है? ABCD इज अ ट्रेपेजियम. अब ABCD ट्रेपेजियम कैसे प्रूफ करें? कुछ सोचो. अब ट्रेपेजियम प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना पड़ता है? वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल. अब वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, तो साइड्स पैरेलल कैसे होती हैं? या तो कोइंटीरियर का सम 180 हो, या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो, या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल हो. अगर यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल हो जाए तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व. अब वो कैसे करें? दो एंगल्स की इक्वालिटी, रेशियोज इक्वल दे रखी है, कहाँ से आएगी?
यूजिंग सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स कंसीडर करनी है, ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ, कौन सी ट्राइंगल का पार्ट है, ये और ये, ठीक है। अब कैसे पता चला, मैंने क्या किया, ए ओ बाय सी ओ कर लिया, इसको ये शिफ्ट कर दिया, और इधर क्या कर लिया, बी ओ बाय डी ओ। तो ए ओ के कॉरस्पॉन्डिंग सी ओ थी, बी ओ के कॉरस्पॉन्डिंग डी ओ थी, तो ये दो ट्राइंगल्स आई तुम्हारे पास, ठीक है। तो अब इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी क्या चीज पता है तुम्हें, ए ओ बाय सी ओ इक्वल्स टू बी ओ बाय डी ओ, एक तो ये चीज है। और एक बात बताओ, ये वाले एंगल्स कैसे हैं, 1 और 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये भी तो इक्वल है। अब साइड्स देखो तुमने कौन सी ली, ए ओ और बी ओ, ये कैसा एंगल है, इंक्लूडेड। इधर कौन सी ली, सी ओ और डी ओ, ये भी इंक्लूडेड। तो इसका मतलब ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी बाय एस ए एस रूल। तो एस ए एस रूल से ट्राइंगल्स क्या थी, सिमिलर। और अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। सो एंगल ओ ए बी is equal to angle OCD. Corresponding angles of similar triangles are equal. Angles of similar triangles. Right? तो अगर ये equal हो गए तो ये कैसे angles हैं, alternate interior. This implies alternate interior angles are equal. So line AB is parallel to BC. Hence ABCD is a trapezium. Right. Next, move on to और part. क्या कहते हैं, sides AB, AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. देखें, वो कहते हैं दो ट्राइंगल्स हैं, एक ABC और एक PQR, बना लेते हैं। ये बनाया मैंने ABC और ये बना लिया मैंने PQR। अब दिया क्या है, साइड्स AB, AC एंड मीडियन AD। अब मीडियन AD, इसका मीडियन बनाना है तो D क्या है, मिड पॉइंट। आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स PQ, PR एंड मीडियन PM। मीडियन PM बनाया, ये और ये क्या है, इक्वल। तो ये दे रखा था तुम्हें, इक्वल है। और शो क्या करना है, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये जो बिगर ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर प्रूव करनी है। अब सिमिलैरिटी पे कैसे जाएं, तुमने अभी तक सिमिलैरिटी के लिए कौन कौन से रूल्स कर रखे हैं, दैट इज SAS रूल, SSS रूल, एंगल एंगल रूल, यही कर रखे हैं। अब बताओ क्या एंगल एंगल लगेगा यहाँ पे, एंगल्स के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, वो तो पहले ही कट गया। अब बचा SSS और SAS। अब क्या लगाएं, चलो बिगर ट्राइंगल्स की बात हो रही है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR में अगर मैं रेशियोज की बात करूं तो AB बाय PQ पता है, ये साइड और ये वाली साइड बिल्कुल जो ट्राइंगल चाहिए उन्हीं की साइड्स हैं। अच्छा और क्या पता है, AC बाय PR, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये भी उसी की साइड्स हैं। अच्छा थर्ड पे तो AD बाय PM दिया है, AD तो जो ट्राइंगल सिमिलर करनी है उसकी साइड नहीं है, ना ही PM है। तो इसका मतलब मेरे पास सिर्फ दो साइड्स की ही रेशो है, तो ये भी कट गया। तो फिर क्या लगेगा इन ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए, रूल SAS। उसके लिए तो क्या चाहिए, इंक्लूडेड एंगल, ये साइड है तो ये एंगल, इसके लिए ये साइड तो ये वाला एंगल। अगर किसी तरह से एंगल A और P इक्वल हो गए तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। अब A और P इक्वल होने के लिए तो मुझे कुछ पता ही नहीं, मुझे तो ये पता था BD DC के इक्वल है, QM MR के इक्वल है और ये रेशो के बारे में पता है।
चलो एक काम करें, यहाँ पे भी तो पार्ट्स ही हुए हैं, एक काम करती हूँ, ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल प्रूव करने की कोशिश करते हैं, सेम वे में दूसरा पार्ट दूसरे के इक्वल प्रूव कर देंगे। अब इस पार्ट को इक्वल कैसे ही करें, अब फिर से दो एंगल्स की इक्वालिटी पे जाना है, वो कहाँ से आएगी, सिमिलैरिटी से। अब इसका भी यूज करना है मुझे, ये और ये इक्वल है, तो कंस्ट्रक्शन प्लीज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो हम क्या करेंगे, जानबूझ के एडी को प्रोड्यूस किया मैंने उतना ही जितना एडी है, और ज्वाइन कर दिया सी और बी से उस पॉइंट को, ठीक है। तो प्रोड्यूस एडी टू ई such that AD is equal to DE. Similarly, produce PM to PN such that PM is equal to MN. अब इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, अब ए बी ई सी क्या बन गया, पैरेललोग्राम, ठीक है। अब देखें, नाउ ए बी ई सी इज पैरेललोग्राम, रीजन डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और अगर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करें तो क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। सिमिलरली PQNR इज पैरेललोग्राम। अब इसका यूज कर सकती हूँ मैं, जाना कहाँ है, ये एंगल और ये एंगल पे। अच्छा, तो मैंने ट्राइंगल्स बना ली, कौन सी, ABE और PQN। अगर ये सिमिलर हो गई तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा, इनको सिमिलर करने के लिए क्या क्या चीज पता थी तुम्हें, जो गिवन है अभी तक उसका तो यूज ही नहीं किया। तो क्या पता है, AB बाय PQ AC बाय PR के इक्वल था। अच्छा, AC और BE तो इक्वल होंगे, क्यों, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो AC की जगह क्या लिख सकती हूँ, BE। अच्छा, PR और QN भी इक्वल होंगे, लिख सकती हूँ QN, ठीक है। अब यहाँ पे रीजन AC इज इक्वल टू BE एंड PR इक्वल्स टू QN, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये मिल गई मुझे इक्वल। अब AD, अब कंस्ट्रक्शन क्या करी है तुमने, AD जितना था उतना ही आगे प्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो मैं एक काम करूं, यहाँ पे 2AD भी लिख सकती हूँ, क्यों, इधर उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, 2PM, क्या फर्क पड़ेगा, 2 से तो 2 कट ही जाता है, तो फर्क तो पड़ा ही नहीं। तो इसका मतलब AB बाय PQ, BE बाय QN एंड 2AD क्या है तुम्हारे पास, AE, और 2PM क्या है तुम्हारे पास, PN। तो AB बाय PQ किसके इक्वल है, BE बाय QN इक्वल्स टू AE बाय PN। तो अच्छा, यहां से क्या मिल गया, ट्राइंगल ABE एंड PQN आर सिमिलर, सो ट्राइंगल ABE is similar to triangle PQN by which rule, SSS rule, ठीक है। अब अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो से एंगल 1 और ये एंगल 2, तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या था, P, तो एंगल 1 और 2 क्या हो गए, इक्वल बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, राइट। अब क्या सेम वे में ये बोल सकती हूँ मैं, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, बिल्कुल। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, रीजन क्या हुआ, AEC और PNR भी तो सिमिलर है, AEC इज सिमिलर टू PNR, राइट। तो अगर ये इक्वल हो गए तो एंगल 1 प्लस 3 एंगल 2 प्लस 4 के भी इक्वल हो गया, दिस मीन्स एंगल A और एंगल P क्या हो गए, इक्वल, ट्राइंगल ABC और PQR में। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, अब क्या चीज पता है हमें, एंगल A इक्वल्स टू एंगल P और AB बाय PQ इक्वल्स टू AC बाय PR, ये गिवन था तुम्हें। क्या अब बिगर ट्राइंगल सिमिलर हो गई, ABC इज सिमिलर टू PQR बाय SAS रूल,
और यही प्रूव करना था तुम्हें, राइट। नेक्स्ट, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 35. Question is the angles of depression of the top and the bottom of an 8-meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-storied building and the distance between the two buildings. अब उसने क्या बोला, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8-meter tall building. चलो ये मेरा ग्राउंड है और ये मैंने एक बिल्डिंग ले ली जिसकी हाइट क्या है 8 मीटर. अब वो कहते हैं इसकी टॉप और इसकी बॉटम दोनों से क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, इसका मतलब जहां से लेना है फिर वो बिल्डिंग की हाइट तो इससे ज्यादा होगी, वैसे भी उसने मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बोल दिया. इसकी टॉप से इसकी टॉप के साथ क्या बनना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन. मतलब देखना कहाँ है, इस साइड, और देख कहाँ रहे हैं इसकी टॉप को, ये वाला एंगल, दैट इज 30 डिग्री. अब देखना कहाँ है, इसी साइड, और देख कहाँ रहे हैं इसके बॉटम को. ये वाला एंगल कितने हैं, 45. कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग. ये हाइट चाहिए हमें, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, ये डिस्टेंस चाहिए. चलो कैसे फाइंड करें ये हाइट. क्या इस हाइट का कुछ पार्ट पता है मुझे, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, ये वाला पार्ट तो पता है मुझे, दैट इज 8. मिल गया. अब अगर ये पार्ट मिल जाए तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व. लेट दिस पार्ट बी h. अब नेमिंग कर दो, a b एंड c d आर टू बिल्डिंग्स. अब से दिस इज पॉइंट e. अब मुझे h फाइंड करना है, से दिस पार्ट इज x फाइंड करना है. ये कैसे हो, अब इन एंगल्स का यूज करते हैं. अब ये एंगल अगर 45 डिग्री है तो ये भी कितना है 45 डिग्री. ये अगर 30 है तो ये भी कितना है 30 डिग्री. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो अब एंगल्स पता है तो कौन सी ट्राइंगल्स में जाओगे, इन ट्राइंगल बी सी डी. क्या चीज पता है तुम्हें, सी डी अपॉन बी डी कौन सी रेशो है, टेंजेंट 45 डिग्री. नाउ टेंजेंट 45 डिग्री इज 1, तो सी डी क्या था तुम्हारे पास h प्लस 8 और bd क्या था x. तो h प्लस 8 इज इक्वल टू x. एक इक्वेशन आ गई. अब इन ट्राइंगल ए सी ई, यहां पे क्या क्या पता है तुम्हें, सी ई बाय ए ई किसके इक्वल होगा, टेंजेंट 30 डिग्री. एक बात बताओ, ए ई और बी डी तो इक्वल है, ये भी कितना है x. तो सी ई that is h by x is tangent 30 which is 1 by root 3. तो h into root 3 is equal to x. तो x की वैल्यू मिल गई in terms of h. अब 1 और 2 दो इक्वेशंस हैं, रख देते हैं x की वैल्यू. तो h plus 8 is equal to h root 3. तो 8 equals to h root 3 minus h. h अगर कॉमन लेती तो क्या आएगा, root 3 minus 1. ठीक है, तो h की वैल्यू आ गई 8 अपॉन रूट 3 माइनस 1. और अगर रैशनलाइज करोगे तो 8 इंटू रूट 3 प्लस 1, नीचे क्या बन जाएगा 3 माइनस 1 2. तो 4 रूट 3 प्लस 4. ये आया h. क्या हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग मिल गई, वो क्या थी h प्लस एक्स. तो h प्लस h प्लस 8, तो 4 रूट 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12 मीटर्स. ये आ गई तुम्हारे पास हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, राइट. अब सॉरी x भी चाहिए. उसने क्या बोला था, डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स. x क्या था h रूट 3. तो x क्या आएगा तुम्हारे पास, h दैट इज 4 रूट 3 प्लस 12 इंटू रूट 3. तो ये आप बन गया 12 प्लस 12 रूट 3. तो x भी आ गया तुम्हारे पास 12 प्लस 12 रूट 3, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 और पार्ट. वो कहते हैं टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड. फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड
The angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. अब 80 मीटर वाइड रोड है, चलो ये मैंने बनाई. There are two poles of equal heights, pole 1 और pole 2 of equal height. से इसकी हाइट h है तो इसकी भी क्या है h, और ये विड्थ दे रखी थी तुम्हें 80 मीटर. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. चलो एक ये वाला पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है. यहां से इसकी टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब देखना इधर है, कहाँ देख रहे हैं हम, यहाँ पे टॉप को. दिस एंगल इज 60 डिग्री, और इसको देख रहे हैं तो दिस एंगल इज 30 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, मतलब मुझे क्या चाहिए, h और द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स. ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, चलो ये वाला डिस्टेंस ले लिया x, तो ये वाला डिस्टेंस क्या है, पूरा 80 है तो 80 माइनस x. अब तुम्हें क्या फाइंड करना है, h और x की वैल्यूज. तो इन ट्राइंगल ABE देखें क्या चीज पता है हमें, ABE, ये एंगल पता है 60 डिग्री. अच्छा तो कौन सी रेशो है, AB बाय BE. तो टेंजेंट 60 डिग्री किसके इक्वल होगा, AB बाय BE मीन्स h बाय x. टेंजेंट 60 इज √3, तो √3x इज इक्वल टू h. एक इक्वेशन. दूसरा क्या पता है, इन ट्राइंगल CED हमारे पास क्या है, CD बाय DE किसके इक्वल, टेंजेंट 30 डिग्री विच इज 1/√3. CD that is h over DE that is 80 minus x. तो h into √3 is equal to 80 minus x. दूसरी इक्वेशन ये मिल गई. अब यहाँ से h की वैल्यू क्या पता है इन टर्म्स ऑफ x, तो h की जगह क्या रख दूं, √3x into √3 equals to 80 minus x. तो √3 into √3 3x is equal to 80 minus x, तो 4x is equal to 80. x की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास, 20. अगर x आ गया 20 तो h क्या आ गया, 20√3. तो हाइट ऑफ द पोल्स क्या आई तुम्हारे पास, हाइट ऑफ पोल्स दैट इज 20√3 मीटर. और पॉइंट कहाँ है, at the distance of 20 meters from AB and 60 meters from CD. Point is at, यही फाइंड करना था तुम्हें, right? Yes. Next move on to section E, case study based questions. First one is, teachers and students of class 10th of a school had gone to Nandankanan for study tour. After visiting different places of Nandankanan, lastly they visited bird sanctuary and deer park. Rohan is a very clever boy and keen observer. He put the question to his friends, how many birds are there and how many deer are there at a particular time in Nandankanan. Rahul's friend Nishit gave the correct answer as follows. Nishit answered that total animals have 1000 eyes and 1400 legs. If x and y be the number of birds and deer respectively, what is the equation of total number of eyes? अब उसने क्या बोला है, number of birds x, number of deers क्या है y. ठीक है. अब इक्वेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइज, अच्छा कितनी आइज थी टोटल, 1000. अब बर्ड्स की कितनी आइज होती हैं, 2. तो अगर x बर्ड्स हैं तो कितनी होंगी, 2x. डियर की कितनी आइज होती हैं, 2. तो अगर y डियर हैं तो कितनी होंगी, 2y. अब ये आइज और ये आइज, टोटल नंबर ऑफ आइज कितना दे रखा है तुम्हें, 1000. तो ये आ गई तुम्हारे पास इक्वेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइज, राइट. सेकेंड पार्ट था, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ लेग्स. अब किसकी बात हो रही है, बर्ड्स और डियर की. अब बर्ड्स की कितनी लेग्स होती हैं, 2.
अगर x बर्ड्स हैं तो नंबर ऑफ लेग्स क्या है 2x। डियर की कितनी लेग्स हैं 4। अगर y डियर हैं तो नंबर ऑफ लेग्स 4y। अब टोटल नंबर ऑफ लेग्स क्या दे रखा था दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 1400 राइट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट था फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स बर्ड एंड डियर। टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स मतलब x प्लस वाई चाहिए। अब x प्लस वाई कहाँ से आएगा वो तो फर्स्ट पार्ट से ही आ गया। 2x प्लस 2y कितना था 1000 तो 2 टाइम्स x प्लस वाई क्या था 1000 तो x प्लस वाई क्या आ गया 500। ये तो फाइंड करना था। एक तरीका था तुम x निकालते y निकालते ऐड करते, ये तो दिख रहा था। ठीक है नेक्स्ट केस स्टडी 2। Question is Peter, who is 1.6 meters tall, is standing near a lamp post one day. He observes his shadow and also the shadow of the lamp post on the ground. He wanted to compare the length of his shadow with the shadow of the taller lamp post at the same time of the day. As he has an interest in geometry, he tries to relate the concepts in daily life. He finds the length of his shadow CE to be 2 meters. K length दे दी उसने that is 2 meters and the length of shadow of the lamp post AE that is 6 meters. Right. अब वो कहते हैं are the triangles ABE and CDE similar? ABE ये वाली ट्राइंगल और CDE ये वाली ट्राइंगल क्या वो सिमिलर है? बिल्कुल सिमिलर है। आंसर इज यस। रीजन अब देखो ये एंगल 90 था ये भी 90 है ऑब्वियसली लड़का है सीधा खड़ा है और लैम्प पोस्ट भी सीधा खड़ा है। ठीक है तो ये आया तुम्हारे पास एंगल 90 और ये एंगल क्या था कॉमन एंगल। ठीक है तो ट्राइंगल्स आर सिमिलर। मेंशन द क्राइटेरिया यूज्ड दैट इज एंगल एंगल राइट। नेक्स्ट पार्ट इज फाइंड द लेंथ ऑफ द लैम्प पोस्ट AB। अब लैम्प पोस्ट AB की लेंथ चाहिए। अब पता क्या है तुम्हें ये लेंथ पता है ये पता है बॉय की हाइट भी तो पता है 1.6 मीटर्स। तो इसका मतलब मैं ये लेंथ निकाल सकती हूँ क्या यूज करोगे सिमिलैरिटी। तो ट्राइंगल ABE और CDE क्या थी सिमिलर। ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDE। तो AB बाय CD किसके इक्वल होगा AB बाय CD इक्वल्स टू AE बाय CE। AE बाय CE। अब देखें AB क्या दे रखा है वो तो फाइंड करना है हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट। CD दिस इज 1.6 मीटर्स। AE दैट इज 6 मीटर CE दैट इज 2 मीटर। तो 2 3s are 6 होता है तो क्वेश्चन मार्क इज 16 3s are 48 तो 4.8 meters right. Next in the figure if DE is parallel to BC and AD by DB is equal to 3 by 5 if AC is 4.8 then find length AE। ठीक है अब AE लेंथ फाइंड करनी है कैसे फाइंड करें पता क्या है AD बाय DB इज 3 by 5। अच्छा AD बाय DB है किसके इक्वल AE बाय EC यूजिंग BPT। क्यों ये और ये तो पैरेलल दे रखी थी। अब AD बाय DB 3 by 5 AE फाइंड करना है से X EC क्या होगा ये वाला पार्ट X तो ये वाला पार्ट 4.8 माइनस X तो 4.8 माइनस X तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 इंटू 4.8 माइनस 3x इज इक्वल टू 5x। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 14.4 इक्वल्स टू 8x। तो x की वैल्यू क्या आ गई 14.4 बाय 8। ये हटा देते हैं तो ये आएगा 144 बाय 80। तो 16 5s are 80 होता है और 16 9s are 144 तो 9 by 5 राइट। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहते हैं
To make the concept of probability interesting for students, the teacher decided to conduct an activity in the class. She called students one by one randomly to draw one card from a deck of 52 playing cards. Based on the above information, answer the following questions. First one is, find the probability that the card drawn is a queen of black color. Up. Probability of क्वीन ऑफ ब्लैक कलर चाहिए. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है? दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, एक कार्ड ड्रॉ करने आउट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, तो कितने डिफरेंट वेज में कर सकते हो चूज? 52 वेज में. अब उसमें से फेवरेबल क्या है तुम्हारे पास? क्वीन ऑफ ब्लैक कलर. अच्छा, ब्लैक कलर की क्वीन कौन कौन सी होती है? स्पेड की हो सकती है या फिर क्लब्स की हो सकती है. कितनी होंगी? 2. तो 2 by 52 which is 1 by 26. Next part is, find the probability that the card drawn is a card with number less than 8. अब number less than 8 क्या होता है? 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब जो A है उसको भी नंबर्ड कार्ड काउंट करते हैं, that is 1. तो फिर क्या आ जाएगी तुम्हारे पास? 7 by 52. Less than 8 तो 7 by 52. Right? Next, what is the probability that any one student get a king of spade? अब king of spade, total outcomes तो 52 ही हैं. अब spade का king बताना है, कितने होंगे? Just 1, तो 1 by 52. Right? And this complete your discussion of this paper. Okay, bye bye. See you next time.